हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर 2 पत्ती फिल्म देखी। कहानी शुरू में बोरिंग लगी, लेकिन जब प्लॉट डेवलप हुआ तो कहानी में ट्विस्ट आया तो फिल्म में अंदर तक झील होती है और जो संदेश दिया वो याद रखती है। ये फिल्म है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा पर, जो न केवल अवेयर करती है उन महिलाओं को, बल्कि चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे अफेक्ट होती है घरेलू हिंसा से, इसको भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हर तीसरी महिला भारत में घरेलू हिंसा का शिकार होती है। इसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा सभी महिलाएं शामिल हैं। कई मामलों में घरेलू हिंसा बचपन से ही शुरू हो जाती है। घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस शारीरिक, मानसिक या यौन टॉर्चर से जुड़ी हुई हो सकती है। अपने पार्टनर के जरिए या फिर घर के किसी अन्य मेंबर के जरिए हिंसा की जा सकती है। घरेलू हिंसा के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर महिलाएं इसके मामले में कभी शिकायत नहीं करती हैं, या करती हैं तो बहुत कम करती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का मतलब यह है कि कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती कर शोषण करे। रिलेशनशिप में किसी तरह का कंट्रोल या आतंक बनाकर रखना भी एक तरह का अब्यूज कहलाता है। यह मानवाधिकारों के खिलाफ होता है। विक्टिम की मानसिक और शारीरिक सेहत पर इसका असर पड़ता है। कानूनी तौर पर हिंसा को कई तरीकों से विभाजित किया गया है, जिसमें सेक्सुअल हिंसा, जबरन यौन इच्छा को पूरा करना, यौन संबंधों का दबाव बनाना, गलत तरीके से संबंध बनाना। फिजिकल हिंसा में शरीर पर किसी भी तरह का घाव या चोट देना, मारना पीटना, बाल पकड़ना, स्किन को नुकसान पहुंचाना, बीमारी में दवाओं की एक्सेस ना देना भी इसके अंतर्गत आता है। और मानसिक हिंसा में बार बार गलत तरीके से पुकारना, गालियां देना, डराना धमकाना, डोमिनेटिंग व्यवहार दिखाना, हमेशा बेइज्जती करना भी इसके अंतर्गत आता है। आर्थिक हिंसा, जिसमें विक्टिम का किसी तरह का आर्थिक नुकसान हो या फिर उसे गुजारे के लिए पैसा मुहैया ना कराए जा रहे हों, इसके अंतर्गत महिलाओं को काम करने से रोकना या जबरन घर से निकाल देना भी शामिल है। डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में शिकायत बहुत कम दर्ज होती है। अगर शिकायत हो भी जाती है तो उसे कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भी महिलाएं शिकायत दर्ज कराने से डरती हैं। ये जाहिर है कि ये एक बड़ा इशू है जिसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है। जीनत अमान, कंगना रनौत, ऐश्वर्या राय और पूर्व मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी जैसी सेलिब्रिटीज भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इसके अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज कराई और डिवोर्स भी लिया। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना था। शादीशुदा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर यही एक्ट है। ये एक्ट 4 तरह की घरेलू हिंसा कवर करता है, जिसे कई मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत महिलाओं को न सिर्फ पति बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों से भी बचाव मिलता है। इस एक्ट में सिर्फ शादीशुदा महिलाएं नहीं बल्कि कुंवारी लड़कियां, लिव इन पार्टनर्स आदि भी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगा डीवी एक्ट के बारे में कि जो डोमेस्टिक वायलेंस या औरतों पे जो हिंसा होती है, तो कानून क्या कहता है उसके बारे में, क्या क्या सुविधाएं हैं कानून में औरतों के लिए, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। अब तक जो बात हो रही थी, जो औरतों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में, उसमें हमेशा ही हमने एक रिलेशनशिप को ही मेंटेन बात करते आए, जो हस्बैंड एंड वाइफ इन्हीं के बारे में। लेकिन फर्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो डेफिनेशन है सिर्फ यहाँ पे औरत है। तो मतलब माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, लड़की हो सकती है, लिविंग टुगेदर पार्टनर हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है जो इस कानून का इस्तेमाल कर सकती है। यस। सेकंड, जो सबसे पहले जो औरत के साथ जो अत्याचार होता है, सामान बाहर फेंक के घर से बाहर निकालना, घर से बाहर निकालना। जो इस एक्ट के तहत वो किसी ने भी औरत को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो सारी महिलाओं को ये दोहराना चाहूंगा मैं कि घर चाहे आपके पति के नाम पे हो या पति के परिवार के किसी सदस्य के नाम पे हो, अगर आप उस घर में रह रही हैं तो आपको उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये कानून कहता है, डीवी एक्ट कहता है। इसके अंदर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त होते हैं। कोई भी महिला जो पीड़ित है वो इधर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकती है या
फिर वो CJM के पास पहुंच सकती है। CJM मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। वो जो हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठते हैं, उनके पास जा सकती है। वो प्रोटेक्शन ऑर्डर वो CJM करते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आप महिला हैं और आप पीड़ित हैं तो आपको वकील रखने की ज़रूरत नहीं है, वकील की बड़ी बड़ी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर ये सारा काम आपके लिए करता है बगैर पैसे लिए। कोई भी ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर को कोई भी आदमी वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मेरा पति मुझे इतना मार रहा है, मैं डर रही हूँ उसके साथ रहने में। कानून कहता है कि वो मुझे घर से नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं डर रही हूँ कि अगर मैं घर में रहूँ उसके साथ तो वो मेरी जान नहीं ले ले, मेरा हाथ पाँव नहीं तोड़ दे, तो मैं क्या करूँ? उसके लिए एक प्रोविजन है, वो शेल्टर होम या प्रोटेक्शन होम कहते हैं। हर जिले में हेडक्वार्टर में एक शेल्टर होम या प्रोटेक्शन होम वो जिले है। यस। घरेलू हिंसा के तहत दहेज निषेध अधिनियम भी काम करता है। इसकी संक्षिप्त में बात कर लें, जो 1961 में बना था। दहेज के नाम पर प्रताड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के मुताबिक दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है। अगर कोई इंसान दहेज मांगता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अगर शादी के बाद महिला को दहेज के लिए परेशान किया जाता है तो उसे प्रोटेक्शन भी दिया जाता है और ससुराल वालों पर भी केस दर्ज होता है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि कोर्ट किस तरह के सबूत मांगता है। सबसे पहले पीड़ित को मेडिकल करवाना होता है। अगर आप उस वक्त शिकायत ना करवाकर बाद में कभी केस फाइल करना चाहें तो भी हिंसा के बाद किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से मेडिकल करवाना होता है। विक्टिम और विटनेस का स्टेटमेंट भी लिया जाता है। वीडियो टेप, फोटो या टेक्स्ट मैसेज ये सब होना चाहिए। लीगल हॉटलाइन 100 नंबर पर की गई शिकायत की रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। विक्टिम के शरीर की चोट भी इसमें शामिल है। पड़ोसियों या परिवार वालों के स्टेटमेंट भी कोर्ट में सबूत के तौर पर दिखाए जा सकते हैं। कोर्ट में सबूत दोनों ही पार्टी से मांगे जाते हैं ताकि केस में कोई झूठा आरोप ना लगा सके। अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आप उसकी शिकायत 100 नंबर पर फोन करके कर सकती हैं। ध्यान रखें कि इस तरह की समस्याओं को इग्नोर करना परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ाना है। अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस एक ग्लोबल इशू भी है। इसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार आते हैं जो अक्सर एक साथी द्वारा दूसरे को नियंत्रित करने या हावी होने के लिए किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में 3 में से 1 महिला अपने जीवन काल में किसी न किसी समय अपने अंतरंग साथी से शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करती हैं। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाएं तो मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित होती हैं, बल्कि इसके प्रभाव दूरगामी और बहुआयामी भी हो सकते हैं जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। घरेलू हिंसा से होने वाली शारीरिक चोटों के अलावा मनोवैज्ञानिक प्रभाव, डिप्रेशन, चिंता और आत्महत्या के विचार भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस का बच्चों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। घरेलू हिंसा के संपर्क में आने वाले बच्चों को विकासात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं का खतरा होता है। वो एकेडमिक रूप से संघर्ष करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर उनका देखा जा सकता है और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी विकसित होती हैं। अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। WHO की रिपोर्ट का अनुमान है कि इस तरह की हिंसा से स्वास्थ्य सेवा, कानून कार्रवाई में सालाना ग्लोबल GDP का 2% तक खर्च हो जाता है। कई देशों ने घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया है। हमारे देश में इसको और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है और महिलाओं को अधिक जागरूक होने की जरूरत है। जो संगत नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और पिछले 42 सालों से महिलाओं के मुद्दों को लेकर काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का कमला जी। मुझे बताइए कि ये सोच, ये मानसिकता कहाँ से आती है? इसको हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं पितृसत्तात्मक सोच है। पितृसत्ता एक सोशल सिस्टम है जो औरत को कमतर
समझता है, मर्द को बेहतर समझता है। जी जी पिदरशाही कह लें, पेट्रियार्की कह लें। जी जी। आप किस पर हाथ उठा सकते हैं? कोई मर्द अपने बॉस पर तो कभी हाथ नहीं उठाता, अपने से सीनियर पर तो उसका हाथ कभी नहीं उठता। जी। हाथ हमारा उस पर उठता है जिसको हम कमतर समझते हैं, कमजोर समझते हैं। तो पितृसत्ता जो है ये सोच बाकायदा सिस्टमैटिकली रोजाना पैदा करती है। फिर हमारी परंपराएं, राखी पर, रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है बड़ा होकर, चाहे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, मगर राखी पर वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। अरे तेरी रक्षा मैं 15 साल से कर रही हूँ भैया, तेरी नाक जब से बह रही थी, मगर राखी पर मुझे फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि तू नीचे है, रक्षा तेरी ये करेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है करवा चौथ का त्योहार। अब करवा चौथ औरत रखती है ताकि मेरे पति को कुछ गलत ना हो जाए, उसको लंबी उम्र लगे, उसे लंबी उम्र लगे। अगर यही सोच है तो फिर अमेरिका के सब पतियों को तो मर जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि करवा चौथ नहीं, करवा चौथ नहीं रखती। आप हमारी जबान देख लें, भाषा देख लें, जिस आदमी से हमारी शादी होती है उसे हिंदी में हम कहते हैं पति। जी। अब आप देखें पति का मतलब क्या? ओनर, मालिक, करोड़पति, जो करोड़ का मालिक है। करोड़पति करोड़ का मालिक, करोड़ का मालिक, लखपति लाख का मालिक। बेशक। तो पति का मतलब स्वामी, मालिक। और लॉजिकली आप देखें कि अगर एक स्वामी है तो लॉजिकली दूसरा क्या है? दास है। आपकी जबान में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए कोई और दूसरा लफ्ज ही नहीं है, तो भाई क्यों ना मारे? नमस्कार, मैं हूं प्रभा।